मनोज जी, जनता पूछ रही थी विपक्ष कब सड़क पे आएगा। विपक्ष तो सड़कों पे ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन आज प्रयागराज में जो हुआ है वो एक गंभीर संकेत है योगी जी के लिए। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और लोग बताते हैं हमेशा प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचते रहते हैं। खुल के बोल रहा हूं। लेकिन प्रयागराज में छात्र आज निकले हैं सड़कों पर, पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, और अगली तारीख भी दे दी है कि 12 जून को हम लखनऊ आ रहे हैं। और कई छात्रों ने मीडिया चैनलों को बाइट में खुद को कॉकरोच बोला है, जिस कॉकरोच को लोग मजाक उड़ा रहे थे कि 20 मिलियन फॉलोअर यानी 2 करोड़ फॉलोअर इंस्टाग्राम पे बनाना मजाक है। और एक साहब ने तो ये दावा किया था कि इसमें 49% जो है फॉलोअर पाकिस्तान के। अभिजीत दिपके ने दावा किया कि उनके पास 94% फॉलोअर भारत के रहने वाले हैं। खैर, अब प्रयागराज में छात्र सड़कों पर आए हैं। जब जब उत्तर प्रदेश में छात्र सड़कों पर आए हैं, योगी का अभिमान टूटा है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे उस वक्त वो अहंकारी वक्तव्य नहीं भूलता है कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार का, जब उन्होंने कहा था कोई पेपर लीक नहीं हुई है, और उसका वो इनाम मिला योगी जी ने दिया कि रिटायरमेंट के बाद उनको उच्च शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन आज मुझे याद है, वो मैंने खुद कवर किया था यहाँ पे 3 दिनों तक इको गार्डन में। हर जिला मुख्यालय में 25 से 50 हजार छात्र आए थे, और मोदी जी बनारस पहुंचे, आईपी का इनपुट आया तो उन्होंने डांटा, फिर योगी जी ने ट्वीट किया, और उसके बाद परीक्षा कैंसिल हुई थी। उसी दिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था कि हर लोकसभा क्षेत्र में इस पेपर लीक से भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोटों का नुकसान होगा। नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी लंगड़ी सरकार चला रही है। उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले 73 से 64 पर आती है, उसके बाद 33 पर आ जाती है। अब जो है इंस्टाग्राम का युवक सड़क पर उतर गया है। क्या लग रहा है आपको? और दूसरा सवाल, पेपर कराने के लिए अब सेना का इस्तेमाल किया जाएगा। अरे सेना का इस्तेमाल किस किस चीज के लिए करेंगे लोग? देखिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आपका गुस्सा जाए, क्योंकि आप परिवार वाले हो, आपके बेटे हैं, आपकी बेटी है, आप उनके कैरियर को लेकर चिंतित। अब आरएसएस, अरे अवनीश भाई गलत क्या कह रहे हैं? हमारे आपके परिवार के बच्चे तो नीट का एग्जाम दिए थे, सीबीएसई का एग्जाम दिए थे। पाठक जी गुस्सा न करिए, मैं बात पूरी कहने दीजिए। मैंने तो अभी तो शुरू किया है। इन लोग के बच्चे तो विदेश पढ़ने जाते हैं, इनको क्या पता है? श्री गणेश किया है ना, श्री गणेश किया, करने दीजिए, मैं पूरी बात कहूँ। आपका गुस्सा जायज, अवनीश जी का गुस्सा जायज, और जो पैनल में है अगर वो नाराज है, चिंतित है, तो उसका गुस्सा जायज। लेकिन संघियों का गुस्सा थोड़ी नहीं आ सकता है। संघी क्यों नाराज होंगे? उनका कौन सा पहली कंडीशन शादी नहीं करना। जब शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, जब बच्चे नहीं होंगे तो उनके भविष्य की चिंता नहीं होगी। तो काहे चिंता करें योगी आदित्यनाथ, काहे चिंता करें नरेंद्र मोदी? उनके बच्चे थोड़ी नहीं है। आपका बच्चा डॉक्टर बने और चाहे ना बने, इससे मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए। और एक पिक्चर याद करिए, मैं वो डायलॉग मार रहा हूं, कोई क्रांतिवीर पिक्चर आई थी नाना पाटेकर की, कि ऊपर बैठे लोग नीचे के लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह नजर आते हैं। कीड़े मकोड़े तो कॉकरोच की तरह सब नजर आ रहे हैं। खुद नौजवान कह रहा मैं कॉकरोच हूं। क्यों? कॉकरोच ही तो बना डाला इस देश के नौनिहालों का, जिन्हें इस देश को आगे ले जाना है। मोदी जी अमर नहीं है। अभी विवेक जी को थोड़ा सा ज्ञान कम है। मोदी जी अमरावती खा के नहीं आए, न योगी जी अमरावती खा के आए, सब दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जो जिस देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनको ये कॉकरोच बनाने पे तुले हुए हैं। क्योंकि इनके अंदर कोई दया, कोई माया, किसी तरीके का कुछ भी नहीं। क्योंकि ये वही लोग हैं पाठक जी, जब देश गुलाम था, भारत माता बेड़ियों में जकड़ी थी, तब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब पूरी तरीके से निष्ठुरता का प्रतीक, पूरी तरीके से अराजकता का प्रतीक,
पूरी तरीके से भारत माता को बेड़ियों में जकड़ के उनको आजाद न कराने वालों के रूप में अंग्रेजों की पेंशन लेने वाले लोग कैसे उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे? उन्होंने कहा था कि हम पत्थर के भगवान राम बनवाएंगे, बनवाया नहीं बनवाया? उन्होंने कहा था हम शिव को आजाद कराएंगे, कराया कि नहीं बड़ा कराया काशी विश्वनाथ में? उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। माफ करना, मैं थोड़ा कैटेगराइज करे दे रहा हूं। आरएसएस की नजर में हिंदू कितने लोग हैं ये अब सबको पता चल गया होगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब चूंकि नौकरी मांगोगे तो नौकरी दे कौन रहा है? सरकार। परीक्षा इनसे पूछो जो ज्ञानी व्यक्ति बीजेपी के बैठे विवेक जी हमारे साथी, ये प्राइवेट ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से क्यों करवाते हैं? पहले ना आर्मी लगवा देते, कोई और विभाग सरकारी लगा देते, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी क्यों परीक्षा करवाती हैं? पता है काहे के लिए? इनके आरएसएस वालों के भाई भतीजे उसी पेपर लीक में निपट जाएंगे, वो अपना नौकरी फुल प्रूफ पा जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की वो कौन सी परीक्षा जो लीक हुई और उसको कैंसिल कर दिया गया, नाम बताइए मुझे। जितनी परीक्षाएं लीक हुई सब पूरी हो गई, लीक के बाद भी पूरे। वो तो सही किसी ने बनाया था कार्टून कि 10 रुपए का डायपर तो नहीं लीक होता है बच्चों का, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की सरकार की नौजवानों की जो परीक्षा है वो लीक हो जाती है। यानी कि उस 10 रुपए के, अब उसको देहाती भाषा में कहें, हगने वाले डायपर की तो गारंटी है कि वो नहीं लीक होगा, चाहे वो बच्चा पहने चाहे बूढ़ा कोई बेचारा जो बिस्तर पे पहन ले। लेकिन इन संघ में बैठे लोग भविष्य बर्बाद। अच्छा, क्यों पढ़ाएं, क्यों परीक्षा कराएं? उन्हें क्या, जितना अनपढ़ रहेगा इंडिया उतना आरएसएस और बीजेपी बढ़ेगा इंडिया। आपको तो मालूम ही है, पढ़ा लिखा भारत इनके सामने क्या कहेगा भाई? पढ़ा लिखा भारत सवाल पूछेगा तो चाहते ही नहीं। और जब नौकरी नहीं पाओगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, दरोगा नहीं बनोगे, तो क्या करोगे? भारत माता की जय कहोगे, जय श्री राम का नारा दोगे और सांप्रदायिक दंगे करोगे। तो जब जेल चले जाओगे तो सरकार की शरण में रहोगे। तो काहे के लिए तुम परीक्षा की बात करोगे? बीजेपी ने पूरा फुल प्रूफ प्लान बना दिया है। इस देश के नौजवानों को गर्त में झोंकना है। जब तक वो गर्त में नहीं जाएगा तब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अच्छा, हिंदुत्व की बात कही थी तो कुछ हिंदुत्वों को लोगों को सब मिल रहा है। मंदिर की बात कही थी, मंदिर भी मिल रहा है। और क्या कहा था भूल गया मैं। हाँ, अब्दुल की चूड़ी टाइट कर देंगे, तो अब्दुल की चूड़ी भी टाइट कर दी, लेकिन योजना अब्दुल को भरपूर मिल रही है। उतना तो सच्चिदानंद तिवारी जी को नहीं मिल रही है योजना का लाभ जितना अब्दुल को मिल रहा है। राशन उसको, मकान उसको, किसान निधि उसको, सारी व्यवस्था उसको। उसकी आबादी ज्यादा है तो वो लाभ भी ज्यादा ले रहा है। वैसे टैक्स पे करता है, कोई ऐसा नहीं कि संघी अनरजिस्टर्ड टैक्स तो पे नहीं करते, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं उसका टैक्स नहीं, जिसका टैक्स नहीं वो देश में उसके विकास का कोई योगदान नहीं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब्दुल भी टाइट हो गया, मंदिर भी बन गया, सब हो गया। अब नौजवानों को अगर चिंता है तो इलाहाबाद में उतरे भैया। अगर नहीं चिंता करोगे तो हम उतरेंगे तो हमको कहा जाएगा योगी जी कोई कट्टा नहीं लहराता है। लखनऊ में पीजीआई के सामने योगी जी के सजातीय को ठाए ठाए कट्टा मारा। अब पता नहीं अरे मारने आप वाला उसकी बात हिंदू कर था रहे कि हैं, नहीं था। वो बेचारा शिवम सिंह जो इनकी पार्टी का कार्यकर्ता था उसको लोगों ने जान ले ली। हाँ, अब हाँ, अवनीश वही कह रहा हूं मैं, कोई वही कह सुरक्षित रहा नहीं हूं कि मरने वाला, कोई अब सुरक्षित मरने वाला हिंदू नहीं नहीं नहीं, है। लेकिन लेकिन अब लेकिन वो उसको गुंडा बना देंगे, उसको कुछ मनोज और भाई, बना बिल्कुल। देंगे। अब एक अवनीश सवाल भाई कुछ कर। मेरा आपसे भी एक सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनको काम दिया था कि ये सब चीजें ऐसे करो, आपको ये करना था, ये नहीं करना था, ये सब बातें आपने कही। पर एक काम आपकी पार्टी को भी दिया है सरकार, जनता ने। सत्ता तो नहीं दी लेकिन आपको एक काम दिया, एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपको लोकसभा और विधानसभा में बिठाया है। और ठीक है कि छात्र आंदोलित होना चाहिए, उनका अपना दर्द है, वो बाहर भी आना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि आपको भी निकलना चाहिए और आपको भी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आपके यूथ के लोगों को, आप लोगों को मुकदमों और सरकार की दहशत के पीछे उनको आगे लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। शायद आपको आने की जरूरत थी। और
पहले आपकी पार्टी आई भी रही है, और इसीलिए कई बार समाजवादी पार्टी को विपक्ष की मजबूत पार्टी पहले भी कहा जाता था जब वो सत्ता में नहीं आई थी। पर आपको विपक्ष का काम दिया है और वो काम छात्र कर रहे हैं। क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वो सरकार से जवाब न मांग पाए, इस्तीफे न मांग पाए, उसकी घेराबंदी न कर पाए? सरकार ही विपक्ष की घेराबंदी करे, चाहे एजेंसियों से करे, चाहे बाकी चीजों से करे। बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है बड़ा वाजिब सवाल है। मैं याद दिलाता हूँ और थोड़ा सा बैक में ले चलता हूँ, फ्लैशबैक जिसको कहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जब नौजवानों के हित के पैसे, यानी कि विद्यार्थियों के हित के पैसे से योगी आदित्यनाथ का सेवा सत्कार हो रहा था, स्वागत बंधन हो रहा था, तो किसने विरोध किया था? समाजवादी पार्टी के छात्रों ने, हमारी छात्र सभा की विंग ने किया था। क्या हुआ था पता है? डरते नहीं है इनसे अविनाश जी, इस बात को याद रखिएगा। समाजवादियों की यही पहचान, और इसीलिए योगी जैसे मुख्यमंत्री खड़े होकर मंच पे कहते हैं गुंडों का दल है। जानते हैं क्यों? इनको डरते नहीं। डर जाए तो ये हमको कहेंगे बाहर समाजवादी पार्टी माने कुछ नहीं। न तुम्हें डरते, न तुम्हारी सत्ता को डरते। सुन लो, संघी और बीजेपी मानसिकता के लोग, और मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, इसीलिए वो एक एक नौजवान 6-6 महीने जेल रह के आया था। सिर्फ उसकी फीस का पैसा, उसके छात्र हित का पैसा योगी आदित्यनाथ के ऊपर खर्च हो गया था। इस प्रदेश में जितनी जाने ली हैं छात्रों की, जितनी बातें की हैं छात्रों की, जितना नुकसान किया छात्रों का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दल खड़ा हुआ है, वो समाजवादी पार्टी है। हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे इलाहाबाद में, अभी पिछली बार याद करिए जब छात्रों ने पूरा आंदोलन किया था तो हमारी पार्टी के नेताओं को लाठियों से मारा था, और क्या कहा था? ये तो समाजवादी पार्टी के लोग, ये छात्र कहां? ये बहुत गंदे लोग हैं, इतना आरोप। नहीं, मैं एक दर्शकों को बता दूं कि उस प्रदर्शन के बाद आरओ का और वो के बारे में फैसला हुआ था कि भाई ये बड़ा आंदोलन था, सक्सेसफुल आंदोलन था। बोले तो मैं जो बातें पाठक जी कह रहा हूं, वो बातें बहुत सोच समझ के और बहुत विचार करके कह रहा हूं। थोड़ा व्यंग्यात्मक बोलता हूं, आप सबको मालूम है, मेरा नेचर है और मेरा यही सिग्नेचर है कि इन संघी साथियों को, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परीक्षा लीक हो रही है, सीबीएसई का मामला क्या आ गया, कैसे नंबर हुआ, नीट का क्या व्यवस्था हुई उत्तर प्रदेश में, कितने लीक, मुख्यमंत्री को चिंता है गुंडे बदमाशों की। तो हाईकोर्ट ने मांगा तो है, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, हाईकोर्ट ने मांगा तो है 2 सूची इन बदमाशों की, अपने सजातीय लोगों की 2 ना। तो अब तो मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्या दबाए हुए किनारे किनारे भाग रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। नौजवानों, आपके साथ समाजवादी पार्टी कल थी, आज है और भविष्य में रहेगी। मैं एक बात कहता हूं, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया। मैं एक आरोप लगा रहा हूं आप सबके माध्यम में बीच में, मैं 86 में 56 यादव एसडीएम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में रिजल्ट नहीं रख पाए तो आप लोगों से मैं क्या सफाई मांगू, क्या कहूं? जब मुख्यमंत्री रिजल्ट सदन में नहीं रख पाए, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के सवाल का, अरे रिजल्ट रख देते कि 86 में 56 यादव हुए। अब आता हूं, अभी 62,000, यही आरोप होता ना यादववाद आ जाता है हमारी सरकार में। 62,000 सिपाहियों की भर्ती हुई है। मैं ऐसे सीना ठोक के कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री जी के अंदर इतनी भी हिम्मत हो, इतनी, वो तो रोज ना कलेजा ठोक के बोलते हैं, इतनी हिम्मत हो तो रिजल्ट में बताए 62,000 में कितने यादव हुए हैं। न मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी है, न सदैव नेताजी है, ना समाजवादियों की सरकार है। बताओ 62,000 में कितने यादव सिपाही हुए हैं? क्यों? एक ही तो नरेटिव है, सब यादव भर लिए, सब यादव भर लिए। मैं रिजल्ट बताता हूं, 19,000 से ज्यादा 62,000 में यादव हुए सिपाही। किसने भर दिया? क्यों भर लिया भैया 19,000? आपका तो यादवों से दुश्मनी है, बदनाम करते हो यादवों को कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती तो सब यादव हो जाते हैं। तो योगी जी को कब से प्यार हो गया उत्तर प्रदेश के यादवों से? नौजवानों जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, ये सरकार सिर्फ बहलाती है, फुसलाती है और आपको मूर्ख बनाती है। अगर हैसियत है मुख्यमंत्री जी की तो रिजल्ट आउट करें, बताएं किस जात के कितने लोग हुए 62,000 सिपाही की भर्ती में, क्योंकि यही एक नैरेटिव है जिससे नौजवान को भरमाया जा सकता है, बहलाया फुसलाया जा सकता है। और मुख्यमंत्री जी, मेरे नेता ने कहा था ना कि 86 में 56 यादव एसडीएम का रिजल्ट दे दो। मैं कहता हूं जिस संघी ने अगर रियल में अपनी मां का दूध पिया है तो रिजल्ट प्रस्तुत करे। हम चाहते हैं कि हमको बदनाम करो, सामने रिजल्ट रखो, अगर नहीं है तो बदनाम मत करना, ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैंने मां के दूध का वास्ता दिया है, अब तो रिजल्ट आउट कर दो।
बहुत चलिए, बड़ी बात होती है। अब देर हो रही, सुनिए, बहुत देर हो रही, रात के 11 बजने वाले हैं। एक एक कंप्लेंट ले लेते हैं, विवेक जी से आंसर ले लेते हैं, क्योंकि भाई सत्ता पक्ष से अकेले वही हैं। इस वक्त हमारे पैनल में दो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो ये ना लगे कि भाई हमको बोलने का मौका नहीं दिया। विवेक जी बताइए, जो भी आपने बात सुनी मनोज जी की, उन्होंने काफी लंबा बोल दिया। मनोज जी हमारे पुराने मित्र हैं, बड़ा ये अच्छा आप लोग का लगा बहुत अच्छा है, पुराने मित्र हैं बहुत अच्छा लगा आपके। मनोज जी जब, हाँ बोले, इनको परीक्षा तंत्र के बारे में बोलता मित्र है, लेकिन जब बाबा ने जेल भिजवाया फर्जी, तब फोन नहीं किए विवेक। हाँ, फर्जी मुकदमा लगा जेल में ठुसवा दिया, तब नहीं बताया। जेल में फोन थोड़ी लगता है, वो समाजवादी पार्टी सरकार में जेल में लोग फोन लेके जाते हैं, भाजपा सरकार में जेल में फोन नहीं चलता। ट्राई पता किया था नहीं, बता देंगे तो बुरा मान जाएंगे, अंदर क्या क्या चलता है कहिए तो बता दें। अधीक्षक साहब की नौकरी चली जाएगी, बताएं। जेल है उनके घर आ जाता है। अधीक्षक साहब निपट जाएंगे, इसलिए रहने दो, मुंह ना खुलवाओ। ब्राह्मण है बेचारे, ब्राह्मण का सत्यानाश हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाजवादी अनित नहीं चाहते। ब्राह्मणों से जी, समाजवादी कहाँ लगा हो गया। अरे तो आप अपना ब्राह्मणों की बड़ी चिंता कर रहे हैं, आप जवाब बताइए। ब्राह्मणों से डर रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा है। परीक्षा तंत्रों की स्वच्छता पे आज मनोज जी को बोलते देख के बड़ा अच्छा लगा। जब इनकी पार्टी की सरकार थी तेरी परीक्षा एजेंसियों की स्वच्छता ये तार तार कर दी गई थी। ऐसे ऐसे लोगों को उसका अध्यक्ष बनाया तो जो उस पद की योग्यता ही नहीं रखते थे। आज इनका ये दावा है कि साहब 19,000 पुलिस में यादव भर्ती हो गए, ये कहाँ से आ गए। देखिए, हमारी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती। आपकी सरकार में चार जिलों से आती थी, इटावा मैनपुरी कन्नौज से। आज पूरे प्रदेश के यादव मौका पा रहे, जो योग्य वो भर्ती हो रहा है, उसको कौन रोक रहा है। आपके समय में ये व्यवस्था जातिगत हो गई थी। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यादव, देखो कहाँ बताओ ना रिजल्ट में, कहाँ के कला भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष यादव। आप यादव के आगे जाते ही नहीं थे। और जो धांधली क्यों सबके सामने है। आप लाख विवेक जी, एक लाइन बोलना चाहता हूँ, एक लाइन बस, एक लाइन बीच में। अरे माफी के साथ न, जनता के दिमाग में जहर भर देंगे तो वो निकल नहीं पाएगा। एक मिनट, जिस मैनपुरी एटा इटावा की बात कर रहे हो, फरुखाबाद की बात कर रहे हो, उसको यादव लैंड कहा जाता है। यानी कि सबसे बड़ी आबादी यादवों की या तो वहां है, या तो पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, इन जिलों में। फिर आप क्या जवाब दोगे? आप मनोज जी क्या जवाब दोगे? आप ये बताओ। मनोज जी, आपके बार बार कहने से आपके समय का भ्रष्टाचार। विवेक जी, अच्छा बताओ उसमें कहाँ क्या दो। अच्छा ये बताइए, हमें बताओ 19,000 यादव मनोज जी एक मिनट रुक जाइए। सपा की सरकार में भ्रष्टाचार था, सपा की सरकार से जनता परेशान थी, जनता ने सपा को हरा दिया जी। लेकिन आप जो मॉडल लेके चल रहे हो, जिस पेपर लीक के चलते आप लोकसभा चुनाव में हारे हो, अभी भी आपने गलती सुधारी नहीं। अब आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, हमारी सरकार या कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी सरकार में पेपर लीक हो। सरकार पूरा प्रयास करती कि परीक्षा तंत्र की शुद्धता बहाल हो। इसमें जिन लोगों ने सेंधमारी की उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि मेधावी छात्रों के साथ कोई गड़बड़ी ना होने पाए। परीक्षा, आपने बताया कि यूपी पुलिस की परीक्षा एक बार लीक हुई, दोबारा फुल प्रूफ परीक्षा कराई, उस सिपाही ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, नौकरी भी पा गए। तो ऐसा नहीं, जिन परीक्षाओं में लोगों ने सेंधमारी करने की कोशिश की उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई, दोबारा परीक्षा पूरी तरह से शुद्धता के साथ कराई गई और लोग उसमें सेवा पा गए। इसी तरह जो नीट में गड़बड़ी आई है, इसमें सीबीआई कार्रवाई कर रही है, धरपकड़ हो रही है, पीएमओ मॉनिटरिंग कर रहा है। उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के चलते पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वायुसेना के हवाले किया गया। अब इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है, साहब सेना को क्यों इन्वॉल्व कर दिया। देखिए, अब लोगों की हम किंतु परंतु में नहीं फंसते। हमें परीक्षा की शुद्धता बहाल रखनी है, मेधावी छात्रों के साथ कोई गड़बड़ी ना होने पावे, मेधावी छात्र मौका पाए, उनका सिलेक्शन हो, यही सरकार की प्राथमिकता है। इसमें कोई कुछ कहे, कोई वही पूछे कि साहब 15 दिन गृह मंत्री वहाँ क्यों बैठे, कोई कुछ पूछे, हमें इन प्रश्नों से कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न पूछे, आप पत्रकार, जवाब देना हमारा काम है। हमारी जिम्मेदारी है कि नीट के पेपर में जो भी गड़बड़ी आई है उस गड़बड़ी को दूर करते हुए
विधिवत परीक्षा हो और मेधावी छात्रों के साथ अन्याय ना होने पाए। सरकार वो काम करेगी, वो कर रही है। जी तिवारी जी, आपका क्या कहना है भाई? अंत में मैं रैप अप करूंगा क्योंकि अब काफी देर हो रहा है। और जी सर, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो अपने प्रधानमंत्री से बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप बनारस हमारे में हैं, तब तो बनारस में खुश होंगे। जी, आप तो सुनिए खुश होंगे, सुनिए बनारस के हैं। सुनिए सर, हाँ। सर हमारे यहाँ नाले का ढक्कन भी लोकार्पित होता है तो हमारे प्रधानमंत्री के नाम से होता है। अब इससे ज्यादा गौरव, इससे ज्यादा काम कोई आदमी क्या कर सकता है? हमारा प्रतिनिधि क्या कर सकता है? अगर हमारा सांसद हमारे नाले का ढक्कन तक का भी रिपेयर करता है और उसको आके लोकार्पित करता है तो मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अब रही बात ये, तो सवाल है कि शुचिता अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपके पास सरकारी एजेंसियां नहीं है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ब्लैक लिस्टेड लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप बार बार दे रहे हैं, एक बार नहीं, बार बार आप उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहा जाएगा? आपकी कोई जवाबदेही इस पर बनेगी? आप कह रहे हैं कि सेना को हम लगा दिए हैं, अब यहाँ शुचिता हो जाएगा। सेना को तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी लगाया था और खुलेआम आपने घोषणा किया था कि इनको मुक्त हस्त दे दिया गया है, जो चाहे जैसे करें। लेकिन पता क्या चला कि आप सेना का हाथ पैर बांध करके आप उनको झोंक दिए और उनका युद्ध विराम अमेरिका से घोषित हुआ। ट्रंप महोदय कहे कि युद्ध विराम हो गया। तो ऐसी चीजों का ऐसे जिम्मेदार लोगों की क्या बात किया जाए? अब यही एक संस्था बची हुई थी सेना, जिसका की सम्मान था, उसको भी ये लोग छरित कर रहे हैं। छरित करने पर बिल्कुल आमादा हैं, उतारू हो गए हैं। हम तो केवल इतना कहेंगे कि बख्श दो भैया, देश के जनतंत्र को कुछ तो उसका इज्जत करो, देश की जनता का कुछ तो सम्मान करो, अपनी संवैधानिक संस्थाओं का कुछ तो सम्मान करो। तुम भी उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं के बल पे तुम प्रधानमंत्री बने हुए हो, अपनी सरकार चला रहे हो। तो अगर इन संस्थाओं से अगर विश्वास हटेगा तो आप पर विश्वास नहीं बना रह सकता है। आपको चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर आपकी संस्थाएं अपमानित होती हैं। आपने न्यायपालिका तक को तो आपने अपमानित कर दिया। आपका मुख्य न्यायाधीश अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दे देता है और अगर वो उस पर से विश्वास हट जाता है तो हम पूरी न्यायपालिका को अभी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना तो हुआ जब उसका ये सिर पर बैठा व्यक्ति इस तरीके से कह रहा है। जो संस्था बची हुई थी सेना को तो अब कम से कम बख्श दो। ठीक है, किसी को विश्वास बनाए रखने की बात। अवनीश जी, मुझे लगता है कि अब जो आपको क्या लगता है कि सीजीआई साहब सोच रहे होंगे कैसे मैंने कॉकरोच कह दिया, शायद अफसोस जाहिर कर रहे होंगे अब। नहीं, उन्होंने इसको लेकर के कोई बाकी मुझे अभी एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं ध्यान आ रहा है, और कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन उसका किया है, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने। लेकिन खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप गलत बोलते हैं, वो सब पर लागू होता है। किसके लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूँ। किसके लिए बोल रहे हैं? ज्यादा आप जिसका नाम लेना चाहें उसके आगे लगा लीजिए। चैनलों पे तो सिर्फ दो ही आदमी के भाषण दिखाई देते हैं दिन भर। या तो नरेंद्र मोदी लाइव होते हैं, योगी आदित्यनाथ लाइव होते हैं। क्या कह रहा हूँ, प्रीफिक्स है। जो ज्यादा बोलेगा वो गलत ही बोलेगा। विषय पर बोलिए, शार्प बोलिए, आप गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन विषय पर उस शार्पनेस से ज्यादा अगर बोला आपने तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और जितना ज्यादा बोलेंगे उतना गलत बोलेंगे। ये सब पर लागू। चलिए मनोज जी, इन्होंने बड़ी बात कह दी। आखिरी बात कह दूं मैं इसमें, क्योंकि चर्चा खत्म ही हो रही है। ये जो विषय है ना, ये विषय बहुत भावनात्मक विषय है। इसमें जितना इसको आप फैलाएंगे ना, ये भी सरकार, वो भी सरकार, वो लीडरशिप, फलाना ठिकाना, ये चर्चा अंतहीन हो जाएगी। निष्कर्ष पर जाने वाली बात है। निष्कर्ष रायता फैल जाएगा, समेट नहीं पाएंगे। ये गड़बड़ हुआ है, जवाबदेह लोग ये हैं, इन पर एक्शन हुआ है, सरकार ने आगे बढ़कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और जिम्मेदार जवाबदेह सर्वोच्च लोगों में से किसी एक ने कहा है कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, आगे ये नहीं होगी, ताकि जो बाकी लोग बाकी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, कल को कोई प्लेन क्रैश हो जाए, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई ब्रिज गिर जाए, तो मंत्री को रात में नींद ना आए, उसे लगे कि अगर ऐसा होगा तो देश के प्रति मेरी जवाबदेही है, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। हो ये रहा है कि हम पूरी
तौर पर अपने सिस्टम, अपने इकोसिस्टम को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमको डिफेंड करना होता है तो हम पुरानी सरकार नेहरू तक चले जाते हैं, और जब हमको अपनी तारीफ करनी होती है तो जैसे सामने उदाहरण आया कि छोटी छोटी बात, छोटे छोटे घटनाक्रम को भी हम बताते हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जनता को बताने की आवश्यकता होनी चाहिए, और जनता बता रही है, बताने जा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने कठोरतम कदम इसको लेकर के और भरोसे में लेकर के नहीं उठाए तो ये क्रोध, ये गुस्सा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप किसी के रोकने की बात नहीं रहेगी। चलिए मनोज जी, अंत में आपका, क्योंकि काफी देर से चल रहा है और आप लोग इतनी रात को जुड़े, मनोज जी। देखिए, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि इन सब को सद्बुद्धि दे, और जिन पे आल औलाद है उनके परिवार को खुशहाली का रास्ता दे। बाकी और मैं इन लोगों से ज्यादा कुछ कहना चाहता हूँ, पूरा दिन तो कहता हूँ, क्या कहूँ पाठक जी। अब जिनको औलादे नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, वो देश सेवा में आ गए, और उनके रात को सपने में देख लिया कि हमने इसको मार दिया, सुबह उसको मार दिया। रात को सपने में देख लिया कि कल से ये 1000 वाला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो अब सपने वालों को भगवान सपने में बुद्धि देने, फिर भगवान इस देश को गर्त में मत ले जाओ, आपके नाम पे ये देश गर्त में जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े, और आप सभी मेहमानों का विशेष रूप से धन्यवाद कि इतनी रात को भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।